नमस्ते भाई। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीएचएसएल मेंस की आंसर की आ ही गई। जैसे ही आंसर की आई उसको मैंने सारे क्वेश्चंस को टाइप करवाया और इस वीडियो में मैं सीएचएसएल मेंस से पूछे गए सभी 30 सवालों का आपको यहां पर बेहतरीन सॉल्यूशन कराऊंगा। आंसर की मैं देरी इसलिए की क्योंकि एसएससी ने रिजल्ट बनाने में फिर से गड़बड़ करी थी। 150 विद्यार्थियों का पेपर दोबारा लिया गया, एक और शिफ्ट बनी है इसमें। लेकिन जो मेन शिफ्ट है, जो ज्यादातर बच्चों ने पेपर दिया है सीएचएसएल मेंस का, उसके टॉप 30 के सारे ही 30 सवाल यहां पे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है ना, एज इट इज। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। जितने बच्चे अपकमिंग पेपर देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे, चाहे वो स्टेट एग्जाम क्यों ना दें, उनके लिए इन सवालों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेंस के तो किसी भी पेपर के सवाल आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए। और हमारी इन वीडियोस का फायदा यह है कि इसमें आपको अलग अलग एग्जाम्स के बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व करने के लिए मिलते रहते हैं, जिन्हें आप बार बार किताबों की खरीदनी पड़ेंगी या पीडीएफ से आपको फिल्टर करना पड़ेगा। बहुत समय आपका लग जाता है। तो मैं आपका समय बचाता हूं और बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड करवाता हूं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। दोस्तों चलिए शुरू करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठे, हमारे साथ साथ सॉल्व करें। सवाल नंबर 1 बोला, यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है तो कॉस की पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, बताएं। सवाल में आपको यह दिया हुआ है और आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए ये जो चीज है त्रिकोणमिति का काफी अच्छा सवाल है। जब ध्यान से आप देखेंगे तो क्या पता चलेगा, ये जो चीज है क्या है, यहां से कॉट स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है भाई, कॉट स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। अब आप मुझे खुद बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा। ब्रैकेट में बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यही बचेगा ब्रैकेट में। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, कोसेक स्क्वायर ए हो गया। और बराबर क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये 1 हो गया, इक्वल टू 1। चलिए अब ध्यान से सुनते रहिएगा। कॉट का क्या मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। देखिए ऐसे शॉर्ट में लिखा करो, है ना, समय बचाया करो। कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 बटे साइन। तो कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 है। कॉस स्क्वायर ए बराबर आ गया साइन की पावर 4 है, ये आ गया। लेकिन सवाल में तो ये चीज पूछी गई है। एक्चुअली जो चीज हमसे यहां सवाल में पूछी गई है, जो चीज हमसे यहां सवाल में पूछी गई है, उसमें केवल कॉस है, साइन का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब मुझे साइन को कॉस पे बदलना पड़ेगा। लॉजिक सिंपल है। अभी साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 क्या होता है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया मेरे दोस्तों कि जो साइन स्क्वायर ए है, ये जो साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, और इसका भी स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस की पावर 4 है, और ये हो जाएगा जी माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, ये सी मतलब कॉस और एस मतलब साइन। बस जो चीज पूछी थी वो आ गई भाई। अभी कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये 1 को इधर ले आते तो -1 बराबर आ जाएगा भाई कॉस की पावर 4, और एक कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है -3 कॉस स्क्वायर है। तो कॉस की पावर 4 -3 कॉस स्क्वायर है, कॉस की पावर 4 -3 कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1 आ गई। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। कितना अच्छा बेहतरीन सवाल एग्जाम में पूछा गया। इस सवाल में बस लॉजिक यही था कि स्टूडेंट आपको यहां पे साइन को कॉस में बदलना था। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन आसान है जी। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है। संख्या का अंतिम मान क्या होगा। तो भाई पहले एक संख्या को 25% बढ़ाया, फिर 16% कम किया, तो संख्या में नेट चेंज क्या आएगा है भाई। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बढ़ाया तो पॉजिटिव, घटाया तो नेगेटिव। तो 25 माइनस 16 और माइनस 25 गुणा 16 बटे 100, यही आ जाएगा। क्लियर है, 25 में से 16 घटाएंगे मेरे दोस्तों 9 आएगा, और ये 400 बटे 100 4, 9 माइनस 4 हो गया 5%। फाइनल आंसर अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू जो है 5% बढ़ जाएगी, और यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही उत्तर है, जो हमें समझ में आया है।
आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 3 आपके सामने, बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, ठीक है ना। इससे अच्छे सवाल प्री में भी पूछे गए थे, ठीक है, मैंने प्री के बेस्ट 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। बोला 4 कुर्सी 3 मेज का मूल्य 2100 रुपए है, 5 कुर्सी 2 मेज का मूल्य 1750 रुपए, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चे ऐसे सवालों को एक्स वाई मान के करते हैं, वो नहीं करना है आपको। देखिए यहां है टेबल और यहां लिख लीजिए आप, सॉरी चेयर, ये चेयर और ये मेरे दोस्तों टेबल। बोला क्या कि 4 चेयर और 3 टेबल का जो प्राइस है वो 2100 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, पहली क्वेश्चन है। बोला है जी 5 चेयर और 2 टेबल का जो प्राइस है वो 1750 रुपया है। तो आपसे पूछा है एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। आपको कुर्सी का मूल्य निकालना है, टेबल की जरूरत नहीं है, तो टेबल को गायब करो, टेबल को हटाओ, टेबल को डिलीट करो। भाई यहां 3 टेबल है, यहां 2 टेबल है, 3 और 2 को बराबर करो, यहां 3 टेबल है, यहां 2 टेबल है, तो ऊपर 3 और 2 को बराबर करना है तो 6 बना लेते हैं। ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे मेरे दोस्तों यहां पे 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से, और इनका ले लेंगे मेरे दोस्तों डिफरेंस, घटा देंगे। देखो ना टेबल गायब हो गया, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, क्या बचा मेरे दोस्तों? कुर्सियां बची, कुर्सियां ही तो बची। 2 चौक 8 कुर्सी और 3 पंजे 15 कुर्सी। अभी 2 चौक 8 और 15, 8 और 15 का डिफरेंस 7 कुर्सी। तो 7 कुर्सियों का जो प्राइस है कितना है? ये 4200 रुपए, और कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आपका आ जाएगा 5250। 4200 और 5250 का डिफरेंस 1050 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई 4200 रुपया और ये 5100 प्लस 150, 5250, 5250 और 4200 का डिफरेंस 1050, यानी कि 7 कुर्सी 1050 रुपए की। तो एक कुर्सी कितने की? 150 की। 1050 को 7 से भाग करेंगे, 15 7 105। एक कुर्सी जो है वो 150 रुपए की, और यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्स वाई नहीं मानना है, जो चीज आपसे पूछी गई है उसके जो दूसरी अलग चीज उसको गायब कर दीजिए, ठीक है ना। चलो, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। पिछले 2 साल में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई है। शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है। चलो, ये फिर से परसेंटेज का सवाल आ गया, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी, ठीक है, ये 2 साल पहले। पिछले 2 साल में कितनी बढ़ी? पहले 4% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी। अच्छा, अगर आप किसी संख्या को 4% बढ़ाओगे, हर चीज अपने आप पे 100% होती है बच्चों, 100% को 4% बढ़ाओगे तो 104% हो जाएगी। 104% मतलब 1.04। अगर आप किसी संख्या को 5% बढ़ाओगे तो 105% हो जाएगी। देखो, 1 साल बाद जनसंख्या ये होगी, फिर इसको 5% बढ़ाए तो 105% हो जाएगी, 1.05, यानी कि ये होगी 2 साल बाद जनसंख्या। या तो मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करूं, टाइम लेगा, या फिर मैं केवल मेरे दोस्तों यहां से मल्टीपल चेक कर लूं। देखो, 105 में 7 आता है, 175 में भी 7 आता है, तो आंसर 7 से कटने वाला होगा। अब 104 में 13 आता है, तो आंसर 13 से भी कटने वाला होगा। ये चीज मेरे पास क्लियर है। तो देखिए, 00 तो है, मैं देखूंगा क्या ये नंबर 13 से कटता है। अब 892 में से 13 का नियम क्या है मेरे दोस्तों? 13 का नियम है 3 3 का पेयर बनाकर डिफरेंस लो, 891। नहीं कटता मेरे दोस्तों। है भाई, यहां देखेंगे 932 में से एक 931। मैं केवल ये चेक करूंगा कि ये जो संख्या है क्या ये 13 से कटती है? 1932 है भाई, 3 3 का पेयर डिफरेंस लूंगा, 931 नहीं। यहां पे मेरे दोस्तों ये 920 नहीं, और यहां पे 910, ये कटता है, ये आंसर है। यही मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा, बोलो हां। क्लियर है? अगर मैं यहां पे देखूं 1911 को, तो 3 3 का जब मैं पेयर बनाकर डिफरेंस लूंगा, 911, अभी एक पेयर 3 का 911 बन जाएगा, एक 1 बचेगा, इनका डिफरेंस 910। 910 13 से कटता है, तो इट मस्ट बी द आंसर। और 910 7 से भी कटता है, नंबर 7 13 दोनों से कट रहा है, तो डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसी पूरी कैलकुलेशन करने से बचे, ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अगला सवाल अलजेब्रा का।
CHSL मेंस 2023 के पेपर में बोला है a माइनस 2b बराबर 8, 2ab बराबर 9, तो a प्लस 2b आपसे पूछा है, बताएं। देखिए ये सवाल को तो मुझे देखते ही पता चल रहा है, सवाल में साफ साफ बोला है कि a माइनस 2b बराबर 8 और 2ab 9, 9 माने से 8 होता है, 2ab 9 में इसको ऐसे लिख सकता हूं a गुणा 2b, भाई 2ab को ऐसे लिखा जा सकता ना a गुणा 2b बराबर 9, कि a एक तरफ है 2b एक तरफ है। ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करके 9 आए घटा के 1 आए, तो साफ साफ दिखा नहीं दे रहा मेरे दोस्तों। 9 गुणा 1 9 होता है और 9 में से 1 घटाएंगे मेरे दोस्तों आपका 8 होता है। तो हर कोई बच्चा देखते ही कह सकता है सर a की जगह 9 लिखा हुआ है, 2b की जगह 1 लिखा हुआ है। a की जगह 9 लिखा हुआ है, 2b की जगह 1। आपसे a प्लस 2b पूछा है, a का मतलब 9 है और 2b का मतलब 1 है, और 9 प्लस 1 यानी कि 10 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10। फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 6 CHSL मेंस का, देखिए कितने इजी इसी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं, 40% महिलाएं। पुरुषों की एवरेज एज 55 साल है, महिलाओं की 45 साल है। तो आपसे पूछा सभी सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। देखो एक ग्रुप में मेल हैं और फीमेल हैं। मेल कितने हैं, मेल 60% है, महिलाएं 40% है। तो मेल फीमेल की संख्या का अनुपात क्या है, 3:2, 20-60, 20 दूनी 40। तो मेल और फीमेल की जो संख्या का अनुपात है एक योग केंद्र में वो 3:2 है। बोला यह गया है कि पुरुषों की एवरेज एज 55 साल है, महिलाओं की एवरेज एज 45 साल है। तो आपसे पूछा है सभी सदस्यों की औसत आयु पूरे ग्रुप की, यानी कि सभी मेल प्लस फीमेल की एवरेज एज क्या होगी। तो देखिए आप इस सवाल को डेविएशन से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। इस सवाल का सीधा भी आप देखते ही आंसर बता सकते हैं, पहला ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे, बिना कलम उठाए। देखो अगर मेल और फीमेल बराबर बराबर होते, बराबर है भाई, यानी कि मेरे दोस्तों मेल और फीमेल अगर बराबर बराबर होते, आदमी की एज 55 है, औरत की 45 है, तो पूरे की आ जाती एवरेज 50 साल। 50 आंसर कब आता, जब आदमी और औरत बराबर बराबर होते। तो ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहां आदमी औरत बराबर नहीं है, यहां क्या आदमी ज्यादा हैं। अगर आदमी औरत बराबर बराबर होते तो आंसर आता 50 साल इन दोनों का औसत। लेकिन आदमी ज्यादा हैं, औरत कम है। अगर आदमी ज्यादा है तो आंसर भी आदमी की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि आंसर 50 और 55 के बीच में आएगा। 50-55 के बीच में पहला ऑप्शन ठीक है। 50 और 55 के बीच में एक ही ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन 50-55 के बीच में नहीं है, हटा दिया। ये अगर देखो एज ए एवरेज का अगर आप बेसिक क्रक्स समझ गए कि एवरेज काम कैसे करता है, तो आप ये तरीके सोचना शुरू करोगे। वरना सॉल्व करना तो दुनिया तो सॉल्व कर ही रही है, सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। डेविएशन भी लग जाएगा, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, जैसे मन पसंद हो वैसे कर लो। भाई आदमियों की और एवरेज एज 55 साल है, 3 आदमियों की कितनी होगी टोटल, 3 आदमियों की टोटल होगी 55 या 165। एक औरत की एवरेज एज 45 साल है, 2 औरतें, 2 औरतों की टोटल एज कितनी होगी 90 है। ये टोटल एज आ गई भाई। टोटल आदमी है कितने 5, 165 प्लस 90 255। 255 को 5 से भाग देंगे तो 51 वर्ष। तो 51 वर्ष मेरे दोस्तों सभी लोगों की आ गई, पहला ऑप्शन ठीक है। पर मैं आपको और भी डिटेल में समझा रहा हूं। सवाल नंबर 7 करें जी। मेंस 2023 सुपर्ब क्वेश्चन। यदि x बराबर 3/2 का स्क्वायर गुणा 2/3 की पावर -4, तो पूछा है x की पावर -2 का मान ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन है a/b, उसकी होल पावर n। पहले तो ये समझो कि अगर a की पावर -n है, जब a की पावर -1 है,
तो इसका मतलब 1/a होता है। अब जैसे कोई फ्रैक्शन है इसकी पावर -n, अगर मैं भिन्न का उल्टा करता हूं उल्टा, तो पावर क्या हो जाएगा फिर -n से n हो जाएगी। ये नियम चलता है। अब सवाल में x बराबर दिया है तो x की पावर -2 पूछा है, -2। तो पहले देखो आंसर जो है फ्रैक्शन में बताना है, पहले तो ये निकालो ये है क्या। x बराबर 3/2 का स्क्वायर और ये 2/3 की पावर -4। बच्चे अगर ये 2/3 है, 2/3 को अगर मैं उल्टा करूंगा 3/2, अगर 2/3 को मैं उल्टा करूंगा 3/2, तो पावर जो -4 है पावर 4 हो जाएगी। पहली बात तो आपको ये समझनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, अब आप जानते हैं कि गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, बेस से में हो गया 3/2, 3/2 यहां पावर 2 है पावर 4 है, जुड़ जाएगा। तो x बराबर आएगा 3/2 की पावर 6। अब इसकी अगर मैं पावर -2 करूंगा, अगर मैं इसकी पावर -2 करूंगा मेरे प्यार भी -2, तो पहली बात तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो पावर 12 आनी चाहिए, ये आंसर नहीं है। पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन पावर माइनस भी होगी, अगर पावर माइनस में है तो पलट जाएगा, 3/2 का हो जाएगा 2/3, 2/3 की पावर 12। ये सवाल का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पावर की आपस में गुणा हो जाती है, 6 दूनी 12। बेसिक सवाल, घटिया सवाल है, क्यों पूछा है पता नहीं। 3 वाइन एबीसी की सांद्रता 10, 20, 30% है। उन्हें 2-3x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है। 23% सांद्रता वाला x का मान ज्ञात कीजिए। ये ट्रेंडिंग में है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसमें ऐसे 3 सवाल आए थे, 3 क्वेश्चंस। मैंने तभी बोल दिया था कि ये पैटर्न 1 साल तक वायरल रहेगा और ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी आएगा। देखो सीटीएसएल मेंस में आया एज इट इज, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। लिसन, केयरफुली लिसन करेंगे। सवाल को करने के 2 तरीके हैं। आप यहां पे डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। मैं तो सिंपल सी बात सोचूंगा, सवाल में डाटा मुश्किल है नहीं, तो सिंपल सा मिक्स कर दो। हमारे पास 3 सॉल्यूशन है एबीसी, 3 वाइन है, उसमें मेरे दोस्तों कितना अल्कोहल है, पहले में 10%, दूसरे में 20% और तीसरे में 30%। उन्हें 2-3x के अनुपात में मिलाया जाता है। मेरे पास 3 वाइन के सॉल्यूशन है, उन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाया जाता है। तो भैया मिला दो। पहला हमने कितना लिया, 2 लीटर। 2 में कितना अल्कोहल है, 10%। 2 का 10%, देखो परसेंट कटना ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का 10% 20 होता है प्लस। दूसरा मैंने कितना सॉल्यूशन लिया है, 3, उसमें अल्कोहल कितना है, 20, उसकी कंसंट्रेशन कितना है, 20। 3 का 20%, 60, 3 गुणा 20, 60। तीसरा x, उसमें कितना कंसंट्रेशन है, 60, तीसरे में 30%, x का 30%। मैंने परसेंटेज लिखा नहीं है, कट ही जाना है। देखो जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो मिश्रण बनेगा कितना, 2 और 3 5 + x बनेगा। जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो टोटल मिश्रण कितना बनेगा, 2 + 3 5 + x। और उसमें कितना मेरे दोस्तों कंसंट्रेशन, 23%, 23%। ये आ जाएगा, बराबर कर दिया मैंने। परसेंटेज कटी जाना था, इसलिए उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब कटना ही है तो क्यों लिखना बेटा, मत लिखो बस। ये 80 हो गया, ये 115 हो गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों, 35 आ गया। अभी 60 20 80, 23 5 115, 115 80 का डिफरेंस 35। ये 23x है, ये 30x है, डिफरेंस कितना है, 7x। तो x का मान 5। तो ये यहां से एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। 5 इस सवाल का आंसर है। आप यहां पे एलिगेशन डेविएशन भी लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड। ज्यादा 3-5 करने की जरूरत ना है। सवाल नंबर है आपके सामने 9, करिए। ये सवाल 2012 के मींस के पेपर में आया था सीजल में, ऐसा क्वेश्चन। और ये सवाल 11 साल बाद दोबारा रिपीट हुआ है जी। ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं। 2 लोग हैं ए और बी, दोनों के पास कुछ संतरे, ए के पास कुछ संतरे, बी के पास कुछ संतरे। आगे क्या कहा गया, आगे ये कहा गया है
ए बी से कहता है यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरे से दुगने संतरे हो जाएंगे। ए कहता है बी से, भाई बी अगर तू मुझे अपने 10 संतरे दे देगा तो तेरे पास जितने संतरे हैं मेरे पास उससे डबल हो जाएंगे। तेरे पास जितने संतरे बचे हैं, बचे बोला है ना, हाँ, तेरे पास जितने संतरे बचे मेरे पास उससे डबल हो जाएंगे। बी उत्तर देता तेरी तैसी, मैं क्यों दूं संतरे, तू दे। बी उत्तर देता है यदि तुम मुझे अपने संतरे दे दो। बी कहता भाई ए अगर तू मुझे अपने 10 संतरे दे देगा तो मेरे पास तुम्हारे बचे संतरों की संख्या के बराबर संतरे हो जाएंगे। क्लियर है। बी ये कहता भाई अगर तू मुझे अपने 10 संतरे दे देगा तो मेरे पास जो संतरे हैं ना वो जितने तेरे पास तेरे बचेंगे उतने ही रहेंगे, दोनों के पास बराबर बराबर हो जाएंगे। बी ने कहा कि भाई अगर तू मुझे 10 संतरे देगा तो दोनों के पास बराबर हो जाएंगे। यानी कि अभी क्या है, अभी सेकंड लाइन आसान है, पहली मुश्किल है। अभी जो है ए के पास ज्यादा संतरे हैं। बी ये कह रहा कि भाई ए अगर तू मुझे 10 संतरे दे देगा अपने तो दोनों भाइयों के पास बराबर बराबर हो जाएंगे। यानी कि अभी फिलहाल में ए के पास संतरे ज्यादा हैं, ए 10 देगा दोनों के पास बराबर बराबर हो जाएंगे। इस लाइन पे गौर से ध्यान दो। है बी, ए है बी, ए अपने 10 संतरे देगा तो बी के 10 संतरे बढ़ेंगे तब जाके बराबर होगा। सुनो, ए अपने 10 संतरे देगा, बी के पास 10 संतरे बढ़ेंगे तब जाके दोनों के पास संतरे बराबर होंगे। इसका मतलब अभी उनके पास जो संतरे हैं उनकी संख्या का अंतर कितना है, 20। मैं सेकंड लाइन को पढ़ते ही बता सकता हूं कि ए और बी का जो अंतर है ना मेरे प्यारे, वो 20 संतरों का है। अगर ए अपने 10 संतरे देगा, अभी 10 संतरे देगा ए तो जाहिर तो बी को मिलेंगे, बी के बढ़ेंगे तब जाके दोनों के बराबर होंगे। यानी कि अभी उनमें 20 का अंतर है। ये 10 देगा, इसके 10 बढ़ेंगे तब जाके जो है बराबर होंगे। बोला ए के पास कितने संतरे हैं, तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको एक्स वाई मान के करो कि माना ए के पास एक्स बी के पास वाई, उससे मुझे सख्त चिढ़ है, ठीक है ना। एक्स भी त्याग दी, वाई के बारे में सोचा नहीं, ठीक। तो मैं इसे सवाल को उड़ाऊंगा ऑप्शन से। देखिए अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं तो ए के पास अगर 65 है तो बी के पास कितने संतरे होंगे, 20 कम 45। दूसरा ऑप्शन मानता हूं ए के पास 50 है तो बी के पास होने चाहिए 30, अंतर 20 होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ए के पास 55 है तो मेरे दोस्तों बी के पास होने चाहिए 35। चौथा ऑप्शन अगर ए के पास 70 हैं 70 तो बी के पास होने चाहिए 50। चलिए पहले आसान सा डाटा पिक करो। चलिए अगर मैं पहली लाइन संतुष्ट होगी तो हो जाएगा सही। यदि ए कहता है बी से कि तू मुझे अपने 10 संतरे दे देगा तो मेरे पास तेरे से डबल हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगर ये 10 देगा तो 20 हो जाएंगे, इसके पास 60 हो जाएंगे, डबल नहीं हुआ, 3 गुना हो गया। अगर ये अपने 10 संतरे देगा तो इसके पास 40 हो जाएंगे और इसके पास हो जाएंगे 80। देखो डबल हो गया कि नहीं, डबल आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आसान सा मैंने चूज किया तो यही सेटिस्फाई कर गया। ये आंसर है डी ऑप्शन। ए कहता बी से भाई बी अगर तू मुझे 10 संतरे दे देगा तो मेरे पास ना तेरे से डबल हो जाएंगे। 50 के 10 संतरे कम करे 40 रह गए, इसके पास हो गए 80। देखो 80 40 का डबल है, हाँ जी है, बात खत्म। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग। ये भी मैंने आपको लिखने के लिए समझाया है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आसान से ऑप्शन को पकड़ो, बाद में कचरा ऑप्शन को पकड़ना था। आगे सवाल है 10। रेशियो अनुपात का एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। एक धनराशि को ए बी सी के बीच 4 3 6 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक। सी का हिस्सा बी से 600 रुपए ज्यादा है, तो ए को बी से कितनी धनराशि ज्यादा मिलेगी। 4 3 6 के अनुपात में बांटा जाता है, बोला है सी का हिस्सा बी से 600 ज्यादा है। सी का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है, 3 यूनिट। 3 की वैल्यू सवाल में 600 रुपए है, 200 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी। ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिले, 1 यूनिट। ए को 4 यूनिट मिला है, बी को 3 यूनिट। ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितना है, 200 रुपए, आंसर है 1 की वैल्यू 200। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 11। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता करिए जल्दी से जी। इफ ए एंड बी आर इवेंट्स विद ए के होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, बी के होने की प्रायिकता 1/2 है,
और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता 1/4 है। तो पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी क्या होगा? सबसे पहले तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको यह कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है ए ना ए के और ना बी के एक साथ होने की जो प्रायिकता है मेरे प्यारे भाई, तो होगी 1 - पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के स्टैटिक्स के कुछ कंसेप्ट्स हैं मेरे दोस्तों, आपको पता होने चाहिए। अब यहां मेरे दोस्तों जो पी ए यूनियन बी है, इसकी वैल्यू अगर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप कहोगे सर वो भी नहीं दिया, तो भाई इसका फॉर्मूला तो हर कोई बालक जानता है। देखो ये तो बेसिक सी है, इसलिए हर बालक जानता है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है मेरे दोस्तों, तो ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो कंसेप्ट है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही कंसेप्ट है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है ना। सीजीएल के मेंस पे भी ऐसे सवाल आए थे, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, केवल आपको वैल्यू रखनी है। भाई यहां पर पी ए कितना है 3/8, पी बी कितना है मेरे दोस्तों 1/2, और पी इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहां से एलसीएम 8 हो जाएगा। तो 3 + 2 = 8 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 5/8। तो पी ए यूनियन बी आपका जो है 5/8 आ गया। अब 1 में से अगर मैं यहां से 5/8 घटा दूंगा, तो यानी कि 3/8 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों जी। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेंस का पेपर हुआ है, तो अभी कुछ ही दिन में सीजीएल मेंस का जैसे पेपर हुआ, कुछ ही दिन में ये सारे सवाल मैं टाइप करवा के, चैप्टर वाइज करवा के, और उनके बेहतरीन सॉल्यूशन बनवा के जो हमारी बुक्स है सीजीएल और सीजीएल मेंस प्रैक्टिस किंग की, इस बुक में जो है अपडेट करवा दूंगा। तो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन भी हम समय समय पर हर 3 महीने में 2 महीने में अपडेट करते रहते हैं। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस किंग की जो बुक्स की सीरीज अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम के लिए, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीयू की, मैथ्स कंसेप्ट किंग की, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो आप उस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करो और वहां से पढ़ना सॉल्व करो, उसकी प्रैक्टिस करना सॉल्व करो, कि जैसे जैसे आप घर पे सवाल प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। और ये बुक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि मात्र 1 महीने में आप इन किताबों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, लिमिटेड सवाल रखे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी को इस पे कवर किया गया है, और अच्छे सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज एक किताब अवेलेबल है, केवल इसमें शेट्स नहीं है। ठीक, चलो सवाल नंबर है 12। बोला है एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। एक स्कूल में 40 स्टूडेंट है, उनका वेट कितना है 52 किलोग्राम। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत वेट में 500 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए, सवाल है। एक स्कूल में 40 स्टूडेंट है प्यारे बच्चे, उनका एवरेज है 52 किलोग्राम। अगर हम शिक्षक का भी वेट शामिल कर लेंगे तो 40 तो थे ही पहले से, अब एक शिक्षक और शामिल हो गया, हो गए 41 लोग। अब 41 लोग हो गए मेरे दोस्तों, शिक्षक के आने की वजह से एवरेज 500 ग्राम बढ़ गया, यानी कि टोटल 41 लोग है, उनका एवरेज 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, आधा किलो, यानी कि 41 × 0.5 कितना आ गया मेरे दोस्तों 20.5 किलोग्राम। यानी कि जो टीचर है वो अपने साथ एवरेज से 20.5 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा लेकर आया। भाई टीचर के आने की वजह से एवरेज आधा किलो बढ़ गया, यानी कि मेरे दोस्तों पहले एवरेज था 52 किलो, टीचर के आने की वजह से 0.5 किलोग्राम बढ़ गया, 41 लोगों का एवरेज, तो टोटल कितना बढ़ा 20.5 किलोग्राम। तो यानी कि जो अध्यापक है वो एवरेज से 20.5 किलोग्राम फालतू वजन का है, अध्यापक का वजन है 72.5 किलोग्राम। और इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, यहां पर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़ता। बोला एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि होती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? पहले सवाल देखो, फिर ऑप्शन देखो, फिर ये देखो। देखो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये सब स्टैंडर्ड परसेंटेज है। ये बातें आपको देखते ही कर लेनी चाहिए, सॉल्व नहीं करना पड़ता ऐसे सवाल में। सुनो कैसे, देखो मेरे दोस्तों गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr3। ये गोले का आयतन होता है, यही है।
अब 4/3 पाई जो है वो अपने आप में कांस्टेंट है, यानी कि गोले का आयतन जो निर्भर करता है वो रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है ना। क्लियर। रेडियस की पावर 3 का मतलब रेडियस की 3 बार गुणा। अब आप कहोगे सर गोले का व्यास 30% बढ़ा है। व्यास क्या होता है? जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगुना ही तो होता है। भाई दुगुना क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप रेडियस 30% बढ़ाओगे, डायमीटर 30% बढ़ाओगे तो रेडियस भी 30% ही बढ़ेगी। आप रेडियस को दुगना करोगे, व्यास दुगना हो जाएगा। आप रेडियस को आधा करोगे, डायमीटर आधा हो जाएगा। आप डायमीटर को 30% बढ़ाओगे, रेडियस भी 30% ही बढ़ेगी। दोनों सेम अनुपात में चेंज होंगे। यानी कि मेरे दोस्तों अगर व्यास 30% बढ़ा है तो रेडियस 30% बढ़ी है ना। 30% बीच में गुणा है ना। 30% का 3 बार आपको सक्सेसिव लेना है। क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर 30 का 3 बार सक्सेसिव 119.7% होता है। ये हम परसेंटेज में भी पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ते हैं। जिन बच्चों को नहीं याद है मेरे दोस्तों वो ऐसे करेंगे कि भाई स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस की पावर 3 पर डिपेंड करता है। अब व्यास 30% बढ़ गया तो रेडियस भी 30% बढ़ गई, 3/10। रेडियस 30% बढ़ गई, इसका मतलब रेडियस अगर पहले 10 थी तो रेडियस 10 से 13 हो गई। ये रेडियस इस अनुपात में चेंज हुई। तो वॉल्यूम का अनुपात कैसे आएगा? रेडियस का क्यूब करना होगा। ये वॉल्यूम का अनुपात आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 10 का क्यूब 1000 और 13 का क्यूब 2197। यानी कि अगर वॉल्यूम पहले 1000 था तो 1000 से 2197 हो गया। 100 में जो भी बदलाव आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, 10 से भाग देते थे। अभी 1000 क्या बन जाएगा? 100। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो 100 से 219.7 हो गया तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 119.7%। ये सॉल्व हो गया। बट ये सॉल्व करना बेवकूफी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 स्टैंडर्ड परसेंटेज है, याद होनी चाहिए। अगला सवाल, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर है, कटोरे का आयतन ज्ञात करें। आपको कटोरे का व्यास दे रखा है मेरे दोस्तों, कटोरे का आयतन पूछा। कटोरा अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब। अब देखिए यहां पे व्यास 21 है, व्यास दिया है, त्रिज्या क्या होगी? 21/2, 21/2 का क्यूब। ये अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं सॉल्व क्यों करूं? पहली बात तो ऊपर 22 है, 22 में छुपा होता है 11, लिखने तक की जरूरत नहीं है। आंसर जो भी होगा 11 से कटने वाला होगा। क्या 11 से नंबर कटता है? 2, 2, 4, 5, 9, 6, 4, 10 कति नहीं कटता 11 से। 2, 2, 4, 5, 9, 7, 5, 12 कति नहीं कटता। इवन ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करो फिर उनका डिफरेंस लो। ये देखेंगे 2, 2, 4, 5, 9, 4, 5, 9, 9, 9 का डिफरेंस 0, ये नंबर 11 से कटता है। 2, 2, 4, 5, 9 और 5, 4, 9, 2, 2, 4, 5, 9, ये भी 11 से कटता है। तो मैं 2 ऑप्शन में फंस गया भाई साहब, मैं तो 2 ऑप्शन में फंस गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, फंस गए 2 ऑप्शन में, बी में भी और डी ऑप्शन में भी। अब आगे क्या करें? अब देखिए 21 है, ऊपर क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? 21 का क्यूब। 21 में आता है 3, 21 में आता है मेरे दोस्तों 3। अच्छा ये दोनों ऑप्शन 9 से भी कटेंगे। हाँ भाई ये दोनों जो ऑप्शन है 9 से भी कटेंगे। चलो 21 में 7 आता है तो आंसर 7 से कटने वाला भी होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन में से मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है। भाई नीचे चलो एक साथ कट भी गया तो ऊपर फिर भी तो 7 बचेगा, 7 से कटने वाला नंबर। अब 245 में से 25 घटाऊंगा, 220, 7 से नहीं कटता। आंसर है बी ऑप्शन। 3-3 का पेयर बना के 245 और 25 का डिफरेंस 220, 7 से नहीं कटता। बी ऑप्शन आंसर, बात खत्म। अगले आगे चलेंगे। एक आदमी अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 की स्पीड से, आधा भाग 40 की स्पीड से, शेष भाग 50 की स्पीड से चलता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात करें। एक आदमी अपनी यात्रा का 1/4 भाग चलता है 25 की स्पीड से, आधा भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यात्रा का बचा भाग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है।
पूछा यह गया कि पूरी जर्नी के दौरान उस आदमी की एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया। फटाफट फटाफट आपको बताना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। है भाई, यहां पे डिस्टेंस ही नहीं दी है भाई, यात्रा का 1/4 और आधा दे रखा है। तो भैया 25 40 50, 25 40 50 तीनों से कटने वाला जो नंबर है मेरे दोस्तों वो क्या है? वो 200 है। ठीक है ना, 200। तो मैं टोटल डिस्टेंस को 200 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? टोटल डिस्टेंस को 200। 200 ना मान के 400 मान लो। मैंने मान ली कि टोटल डिस्टेंस 400 है। मैंने टोटल डिस्टेंस को 400 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 400 का 1/4 100, 400 का 1/4 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस है 25 की स्पीड से। ठीक है भाई, फिर 400 का आधा 200 40 की स्पीड से। 400 में से 300 चला गया, 100 200 300 बचा 100 50 की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस कितनी मानी मैंने? 400। समय कितना लगा आप मुझे बताओ, समय कितना लगा? समय निकालना है। 100 किलोमीटर जाओगे 25 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा। 200 किलोमीटर जाओगे 40 की स्पीड से 5 घंटे लगेगा। 100 किलोमीटर जाओगे 50 की स्पीड से 2 घंटे लगेगा। तो यानी कि टोटल समय लगा आपको 11। 4 5 9 2 11। तो एवरेज स्पीड आएगी 400/11। 411 से भाग करेंगे 36 सही 4/11। 1/11 9:1/11 होता है, 4 गुना 36 सही 4/11 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से कटने वाला नंबर ले लोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। अगला सवाल है भयंकर सा सिंप्लीफिकेशन का। P/Q निकालना है। P/Q। P कहां है? यहां है। Q कहां है? अच्छा ये ए नहीं है, क्यों लिखा हुआ बेटे? ठीक है जी, ये क्यों है? अब बताओ। देखो दोनों तरफ क्यूब रूट है, यहां पर भी यहां पर भी। इसका मतलब अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे दोनों तरफ से क्यूब करना होगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ से क्यूब करूंगा तभी ये क्यूब रूट हटेगा। दिमाग में ही करना है, क्यूब रूट हट जाएगा। अब देखो यहां पे 8 इंटू 8 है, 8 क्योंकि आंसर जो 8 की पावर में 8 इंटू 8 8 का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 दशमलव और 1 3 दशमलव हो गया 10 की पावर -3। अब बताओ बच्चों ये क्या हो जाएगा? यहां पे इस क्यूब करेंगे तो बेटे 8 गुणा 8, ये 8 का स्क्वायर है। 8 के स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो 8 की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, पावर 6 को पावर 2 से भाग करेंगे तो पावर 4 आएगा। ये दोनों आंसर तो है ही नहीं। अब देखो दशमलव, दशमलव का ज्ञान देखो। यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां 1, तो 10 की पावर -4 है। अब जब मैं पावर 3 करूंगा तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। 4 का क्यूब करूंगा 12, और ये मल्टीप्लाई है मेरे दोस्तों क्यों? क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो हट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बच्चों। तो यहां से प्यारे भाई P/Q क्या आ गया? जल्दी से जवाब दे, बताओ। पावर 6 को पावर 2 से भाग दीजिएगा, पावर 4, और ये पावर -3 जब उधर जाएगा 12, और ये 3 10 की पावर -9 रह जाएगा। तो 8 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -9, सी ऑप्शन आंसर है। सवाल कहीं भी मुश्किल नहीं है, बस आपको दशमलव, जितने दशमलव है उतनी ही 10 की पावर माइनस में होती है। बताएं। 17 सवाल। एक खंबा 12 मीटर के इस्पात के तार की मदद से जमीन पर लंबवत रूप से खड़ा है। एक खंबा जो है वो एक तार की मदद से 12 मीटर के तार की मदद से जमीन पर खड़ा है। उसका शीर्ष जो उसके शीर्ष से बंधा हुआ है जमीन पर अधिस्थित है। यदि इस्पात का तार 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? ये खंबा है, ये है मेरे दोस्तों खंबा। आप बोलोगे बढ़िया सर खंबा। अब खंबा जो है मेरे दोस्तों इस्पात के तार से बंधा, ये तार है, ये तार है 12 मीटर का तार। खंबा इस तार से जो है बंधा हुआ है, और ये जो खंबा है मेरे दोस्तों, ये जो तार है सॉरी, ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा इस खंबे की ऊंचाई क्या है? बताओ। इससे घटिया सवाल मेंस के लिए बन नहीं सकता। एक पोल वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पर, एक 12 मीटर स्टील वायर की मदद से, जो कि इसके टॉप से बंधा हुआ है, टॉप से बंधा हुआ है ग्राउंड पर, ऐसे तार बंधा हुआ है। और ये जो तार है ये जमीन से 30 डिग्री कोण बनाता है। ये 30 60 90 ट्राइंगल है।
आप जानते हैं 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2। 30 के सामने 1 होता है मेरे दोस्तों, 60 की डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। 2 की वैल्यू 12 मीटर है, तो 1 की वैल्यू 6 मीटर है। 6 मीटर का मेरे दोस्तों खंबा है। यही सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। पता नहीं क्यों पूछे ऐसे सवाल, हद होती है। एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा और उसे 17% की हानि हुई। यदि अंकित मूल्य पर माल बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई सवाल में अंकित मूल्य ही नहीं पता, ठीक है ना। अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा 1/2, 17% की हानि हुई। बोला अंकित मूल्य पर बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बताइए जल्दी से। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है? क्रिय मूल्य पे। क्रिय मूल्य से जितना परसेंट कम में बिकेगा उतना लॉस होगा, जितना परसेंट ज्यादा में बिकेगा उतना प्रॉफिट होगा। एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, है ना, लिस्ट प्राइस से आधे दाम पर बेचा। तो मैंने मान लिया कि एक वस्तु का लिस्ट मूल्य 2 रुपए, मैंने मान लिया कि वस्तु का लिस्ट मूल्य जो है वो 2 रुपए। अब 2 रुपए से आधे दाम यानी कि 1 रुपए में बेचा। 1 रुपए में बेचने से 17% का लॉस हुआ। 100% पे 17 का लॉस हो तो बिका कितना है? 100 में से 17 घटाओ, 83% में बिका। 100 में 17 घटाओ, समान क्रिय मूल्य के 83% में बिका। बोला अगर सामान को लिस्ट प्राइस पर बेचते, लिस्ट प्राइस 2 है, अगर सामान को 2 रुपए में बेचते तो कितने बिकता? दुगना, 83 का दुगना, 2 8 16, 2 3 6, सामान बिकता 166% में। 100% का सामान 166 में बिकता, 66% एक्स्ट्रा में, यही प्रॉफिट होता, 66% का लाभ होता। बड़े सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 19 करके बताएं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अरे ये शब्द तो कैसे बड़ा होगा, ये दिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन तिहरे 5 बार है, देन 2 ऑफ इट्स एंगल आर एक्यूट एंगल। यदि किसी ट्राइंगल की साइड तिहरे 5 बार हैं तो इसके 2 कोण न्यून कोण है। बिल्कुल सही है। तिहरे 5 बार एक समकोण त्रिभुज है, एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, तो बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। पहला ऑप्शन सही है। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हैज 1/4 एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बना त्रिभुज बड़े क्षेत्रफल का 1/4 होता है। बिल्कुल सही, मिडिल ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की अगर मैं तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो जो ट्राइंगल बनेगा, इस अगर ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया ए है तो a/4 हो जाएगा, एरिया 1/4 हो जाएगा, परिमाप आधा हो जाएगा, है ना। यहां पे एरिया 1/4 है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी सही है। The area of triangle with the largest side L always has an area less than L square by 2। सबसे बड़ी भुजा L वाले त्रिभुज का एरिया हमेशा L स्क्वायर बटे 2 से कम होता है। बिल्कुल सही, भी सही है। जैसे भाई ये त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है L, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर जो हाइट होगी वो तो L से कम होगी। फिर से त्रिभुज मैं आपके सामने बनाता हूं, ऐसे बना लो। ये इसकी सबसे बड़ी भुजा है, नीचे सबसे बड़ी भुजा L, तो इसके ऊपर हाइट जो दिख रहा है साफ साफ की L से कम होगी हाइट। तो एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी ऊंचाई L से कम है तो एरिया L स्क्वायर बटे 2 से कम आएगा। ये भी सही है, हालांकि ये थ्योरम भी है, बट जिस बच्चे को ना पता हो ऐसे देख सकता है। यानी कि जब 3 सही है तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। डी यही आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड 2a 2 and 3 is 3√3a स्क्वायर बटे 2। बोला है अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a 2a और 3a हैं तो उसका एरिया 3√3a स्क्वायर बटे 2 होता है। भाई 2a 2a 3a, यानी कि अगर ये साइड 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो उसका एरिया ये आएगा क्या? परपेंडिकुलर डालूंगा तो 3/2 आ जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा ना, हाफ हाफ, 3/2 3/2। और जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, पाइथागोरस से हाइट निकालेंगे तो ये आ जाएगा भी 4 - 9/4, यानी तो 7 आ गया। √7/2 आएगी हाइट, √7/2, तो √7 तो है ही नहीं, यानी कि गलत है। बिल्कुल सही, चेक करने की जरूरत नहीं इस सवाल में। एरिया 2a 2a 3a का ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन,
जी स्टूडेंट, सवाल नंबर है 20 आपके सामने। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन गलत बाटों का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। 25% का प्रॉफिट कमाता है गलत वजन का इस्तेमाल करके बेईमान दुकानदार। उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया। भाई वो बोला ग्राहक चाहिए बहुत ज्यादा, थोड़ी सी छूट दूंगा, चावल ना बिक रहे। 10% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? तो सक्सेसिव है भाई, 25% वो प्रॉफिट कमा ही रहा है। उसने बोला कि थोड़ा सा डिस्काउंट और दे देता हूं जिससे कि उसे कुल कितना लाभ हो, 10% का। यानी कि 25 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 10% होना चाहिए। बताओ ऑप्शन से क्या आएगा? 25 11 का दशमलव में जाएगा, 25 10 का भी 12.5 होता है, 25 9 का दशमलव में जाएगा 12%। अगर मेरे दोस्तों मैं 12% का डिस्काउंट देता हूं, 12% का, तो आप खुद देखो दिमाग में ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 25 और -12 का सक्सेसिव 25 - 12 -25 गुणा 12/100 यही होता है। तो 25 - 12 13 और 13 - 3 10% आएगा। 25 गुणा 12 300/100 3 10%। संतुष्ट हो रहा है तो 12% की छूट देनी चाहिए, बात खत्म। अगला सवाल, 50 साल के बिजली बिल के लिए 30% की छूट और 26% एवं 5% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बड़े सवाल। 50,000 के बिजली के बिल पर 30% की छूट दी गई है और 26 और 5% की दो लगातार छूट। अब 26 5 का सक्सेसिव क्या होता है? 26 + 5 माइनस 26 गुणा 5/100। 26 पंजे 130, 130/100 क्या आता है? 1.3। एक्स और वाई डिस्काउंट का सक्सेसिव x + y - xy/100। 26 + 5 माइनस 26 गुणा 5 130/100 1.3। इनके बीच आपको डिफरेंस बताना है, तो इनके बीच डिफरेंस क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 31 - 1.3 29.7 है भाई। बोलो वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो सीधा 30, ये 30 में से मेरे दोस्तों जब मैं इसको घटाऊंगा 31 को तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1.3। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0.3% का आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.3% का डिफरेंस है। कितने रुपए के बिल पर? 50,000 रुपए के बिल पर 0.3% का डिफरेंस है। रुपए में कितना है मेरे दोस्तों? तो ये 50 × 150 रुपए का ये आंसर है, बी ऑप्शन 150 रुपए। 5 × 15। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आगे, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लिया। 3 साल के बाद उसने अपने ऋणदाता को भी, जिस आदमी से उधार लिया, उसको 4/3 धनराशि वापस कर दी। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मीन्स का सवाल है, हालांकि लायक प्री के भी नहीं है। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, 3 वर्षों के बाद उसने 4/3 धनराशि वापस कर दी। मतलब कि अगर उसने 3 रुपए उधार लिया है तो उसने 4 रुपए वापस किया। यानी कि उसने 3 रुपए अगर उधार लिया प्रिंसिपल, तो आज 4 रुपए वापस किया, तो 1 रुपए मेरे दोस्तों क्या दिया उसने? ब्याज। ये ब्याज दिया उसने कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है? /3 1/9। यानी कि मेरे दोस्तों हर साल वो 1/9 ब्याज दे रहा है। और 1/9 क्या होता है परसेंटेज में? 11 सही 1/9%। बिल्कुल बेसिक सी बात, कोई तकलीफ इस सवाल में नहीं हुई बच्चों को। अगला प्रश्न, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 64% मतदाताओं ने वोट डाले। अच्छा, एक चुनाव हुआ, 64% लोगों ने वोट डाले। 4% वोट इनवैलिड हैं, अमान्य, बेकार, रद्द कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, एक उम्मीदवार को, जो कि कुल वैलिड वोटों का 64% है। तो आपसे पूछा उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या बताओ। आपसे यह पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, टोटल वोटर कितने, वोटिंग लिस्ट आपसे पूछा है, बताएं जल्दी से। टोटल वोटर्स आपसे पूछा है। जैसे मैंने मान लिया कि उस चुनाव में जो नामांकित मतों की कुल संख्या n है, माना एक चुनाव में n वोटर हैं। अब n में से कितने लोगों ने वोट डाले हैं? 64% लोगों ने वोट डाले। 4% 1/25, 64% 16/25।
तो n का 16/25 लोगों ने वोट डाले। आपके सामने लिखा डाले गए वोट। अब डाले गए वोटों में से 4% इनवैलिड है। जितने वोट डाले गए उसमें से 4% इनवैलिड है। तो बाकी के 100 में से 4 घटाओ, 96%। बाकी के 96% क्या है मेरे दोस्तों, वैलिड है। वैलिड 96% क्या होता है मेरे दोस्तों, 24/25। ठीक है भाई, आप बोलोगे आंसर। ये आपके सामने लिखे वैलिड वोट, ये वैलिड वोट लिखे आपके सामने बोर्ड पे। बोला एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 64%। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 64% मिला। 64% क्या होता है, 16/25। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 64% वोट मिले, और उसको वोट मिले कितने, 12,288 वोट मिले। आपसे टोटल वोटर्स पूछा है, तो एक स्टेप में, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता है। ये सक्सेसिव ही चल रहा है बेसिकली। हैं जी, बताओ काटो। 24 से काटते हैं पहले। 24 पंजे 120, बचेगा 2। 24 से कम 24, 4 24 दूनी 48, 512 चला गया। ठीक, आसान हो गया भाई। ओके, 16 गुणा 16 256 दूनी 512। एन आएगा जी 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 का क्यूब 15,625 का दुगुना, यानी कि 30,000 और 1250, 31,250 कुल वोटर है। सी ऑप्शन 31,250। बढ़िया सवाल, आगे चलेंगे। सवाल है 25 मेंस का। सेचसल, मान लीजिए एबीसी और पीक्यूआर दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं। एंगल ए बराबर एंगल पी है, एपी बराबर 90 डिग्री है। बीसी 29 है, पीआर 21 है। एबी का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे सवालों में आपको कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। एबीसी और पीक्यूआर दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, जिसमें ये जो एंगल ए है ये 90 है, ये जो एंगल ए है 90 है, और एंगल ये जो है पी 90 है। ये दोनों 90 डिग्री हैं। बीसी 29 है, पीआर 21। आपसे एबी का मान पूछा है, एबी का। अच्छा, पीआर, पीआर के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पीआर के करस्पॉन्डिंग साइड है एसी। अगर आपका पीआर 21 है, पीआर 21 है, तो पीआर की संगत भुजा एसी है, एसी भी 21 ही होगा। यानी कि मुझे त्रिभुज एबीसी में काम करना है। मुझे भुजा बीसी पता है 29, एसी पता है 21, तो एबी क्या आ जाएगी 20। 20 21 29 ट्रिपलेट है। समझ में, ये समकोण त्रिभुज है ना मेरे दोस्तों। दो भुजा मुझे पता चल गई। इसमें जो ए आपका 90 डिग्री है, ए आपका राइट एंगल है, तो ए के अलावा जो भुजा बीसी बचेगी वो तो कर्ण बन जाएगी ना 29। ये आपका 21 हो गया, तो 20 आ जाएगा। 20 21 29, बात खत्म। कुछ दम नहीं है सवाल में, फर्जी सवाल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 26 बनाए। ए बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, बी सी 18 दिन में करते हैं, ए बी सी 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ए सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आंसर बी 9 18 8 के सगे वाला होना चाहिए। 9 18 8 के सगे वाला एक ही नंबर है 12, ये आंसर हो जाएगा। अगर कोई समझदार बालक होता है तो इस सवाल को ऐसे करते, सगे वाले नंबर है ही नहीं। अगर गौर से देखेंगे तो टाइम एंड वर्क का ऐसा ही क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले करवाया था, जो मैंने लंबा लेक्चर बनाया कांस्टेबल के लिए। ए और बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, बी और सी सेम उसी काम को 18 दिन में करते हैं, और तीनों लोग साथ में मिलकर उस काम को, ए बी सी तीनों लोग मिलकर करते हैं उस काम को 8 दिन में। तो आपसे पूछा ए और सी वो काम कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल वर्क क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 9 18 8 का 72, 72 आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 8 है, बी प्लस सी की मेरे दोस्तों 4 है, और तीनों की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों वो 9 है। तीनों की जो एफिशिएंसी वो 9 है। क्वेश्चन बोला ए और सी मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, ए और सी मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आपसे पूछा है, बनाएं। तरीके सवाल को करने के बहुत सारे हैं, जैसे आप करना चाहो वैसे हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे a प्लस बी की 8 है, तीनों की 9, a प्लस बी की 8 है तो c की 1 बची, 8 1 9। b प्लस सी के जैसे 4 है,
तीनों की 9 है तो ए की कितनी बची 5, ये आ जाएगा। ठीक, एक तो तरीका तो ये हो गया कि मैंने एफिशिएंसी निकाल ली मेरे प्यारे भाई। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ूंगा। ए प्लस बी की 8 है, बी प्लस सी की 4 है और सी प्लस ए, जब मैं इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना आएगा 18, ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना 18। यहां से सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, 6 एफिशिएंसी 6 आ गई। 72 मिनट काम करना है, ए और सी को मिलकर कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। घटिया सवाल, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मोड आपको बताना है, ये आंकड़ा है। देखिए बहुलक होता है जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट करे वही डाटा का बहुलक है। 21, 15, 16, 48, 6, 15, 15 आ गए 2 बार, 44, 16, 6, 5, 15, 16, 21, 6, 15। देखो 15 सबसे ज्यादा आ रहा है यहां पर, 15, 15, 15, 15 4 बार, तो 15 ही इस डाटा का बहुलक है। बात खत्म, नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग। आगे का प्रश्न बोला क्या गया है, बोला ए और बी 25,000 और 50,000 रुपए के पैसे से एक कंपनी में 1 साल के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 2 लोग हैं ए और बी, पार्टनरशिप का सवाल आ गया। ए लगाता है 25,000 रुपए, बी लगाता है 50,000 रुपए, पार्टनरशिप शुरू करी। 7 महीने के बाद 30,000 रुपए की धनराशि से सी भी उनके साथ शामिल हो गया। 7 महीने के बाद सी भी आ गया, भाई साहब लो 30,000 रुपए मैं भी लगाऊंगा। 9 महीने बाद ए अपना पैसा वापस ले लेता है। 9 महीने के बाद ए ने अपना पैसा वापस ले लिया, यह मानते हुए कि साल के एंड में कुल प्रॉफिट 3900 है। तो सी का हिस्सा बताओ। सिंपल सी बात है, जो हमारा प्रॉफिट है वो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के अनुपात में बांटा जाता है। भाई एबीसी ने कितना कितना पैसा लगाया, 25, 50, 30,000, ये सब कट ही रहा है मेरे दोस्तों। किससे कट रहा है ये सब, 5 से कट रहा है, तो काट लो इन्वेस्टमेंट को। 5 पच्चे 25, 5 2 शाम 50, 5 6 30। आप बोलोगे जी सर ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ए और बी ने बिजनेस शुरू किया था मेरे दोस्तों, 7 महीने बाद सी शामिल हुआ है। सी जो है शुरू के 7 महीने नहीं है ही नहीं। यानी कि सी ने जो पैसा है बिजनेस में केवल आखिर के 5 महीनों के लिए लगाया, आखिर के 5 महीनों के लिए। 9 महीने बाद ए अपना शेयर वापस ले लेता है। यानी कि ए ने 9 महीने तक बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया है, फिर ए ने पैसा वापस ले लिया। ए ने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बी कहीं नहीं गया। यानी कि बी शुरू से लेकर आखिर तक पूरे 1 साल 12 महीने के लिए बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, 12 महीने के लिए। तो एबीसी का प्रॉफिट भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा कि नहीं बांटा जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर इसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो भैया पहले मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लिया आसानी से, और फिर मैंने इनका समय निकाल लिया कि कितने कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। बताओ किससे कट रहा है, फिर से कट रहा है 15 से। 45, 120 और 30, 15 से। 15 तिया 45, 3 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। 15 अट्ठे 120, 8 बार चला जाएगा, और 15 दूनी 30, 2 बार चला जाएगा। ये एबीसी के प्रॉफिट का अनुपात आ गया। कुल प्रॉफिट कितना है बेटे, 3900 रुपए। कुल लाभ हुआ 3900 रुपए। इसमें से सी का हिस्सा क्या है आपसे पूछा है, सी का हिस्सा आपसे पूछा है। सी का हिस्सा है बेटे 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल 3, 8, 11, 2, 13, टोटल 13। 13 से 39 300 बार चला गया। 300 दूनी 600 रुपए, 600 रुपए आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया सवाल। सवाल नंबर है 29 आपके सामने। इस सवाल को आप मुझे करके बताएं। फिर से सिमिलरिटी का सवाल, 2 सवाल डाल दी भी सिमिलरिटी के। देखो इसलिए मैं कहता हूं कि सिमिलरिटी ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिमिलरिटी पे 2 सवाल आ गए मींस में। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 85 है, सी 58 है, ट्रायंगल पी क्यू आर एबीसी के समरूप है और संगत है, तो एंगल क्यों ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा यहां पर एंगल क्यों ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया, बताएं बच्चों मुझे एंगल क्यों निकालना है। एंगल क्यों के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बी का मान पता चल गया तो क्यों आई जाएगा। सवाल में एंगल ए कितना बोला है, 85 डिग्री।
सवाल में एंगल सी कितना बोला, 58 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 180 आना चाहिए। 50 और 58 क्या आ गया, 130 और 13 143। 180 में से 143 घटाएंगे 37 डिग्री, तो एंगल भी 37 डिग्री है, तो एंगल क्यू भी 37 डिग्री होना चाहिए। आंसर हो गया। बताइए बच्चों, ऐसे सवाल क्या मेंस में देना मजाक नहीं है आप लोगों का, मजाक उड़ाया जा रहा है, हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम धरने बैठेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, शंकु का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। भाई शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। शंकु का आयतन निर्भर करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट की गुणा पे, यही है। वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो फिक्स वैल्यू है, रेडियस हाइट पे ये है मेरे दोस्तों रेशियो। अब सुनो, रेडियस का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई क्या है, आर गुणा एच। अब एक बात बताओ, शंकु की त्रिज्या भी 25% बढ़ जाती है, ऊंचाई भी 25% बढ़ जाती है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बीच में मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, तो यानी कि आयतन 25 का सक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा। अब 25 का सक्सेसिव इंक्रीज होता क्या है ये बताओ मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन लगभग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 25 का होता है 95.3125%। मुझे याद है जैसे 15 का सक्सेसिव निकालना हो 52.0875% आएगा, लगभग 15 का 52% के आसपास। 20% का 3 बार सक्सेसिव निकालना हो 72.8%। 30 का भी बताया, 30 का 3 बार सक्सेसिव 119.7%। 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%। 25 का 95.3125% आ जाएगा मेरे दोस्तों। अप्रोक्स में कौन सा है, बी ऑप्शन ठीक है, यही सवाल का आंसर है। बात खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, कुछ सॉल्व करना, अदरवाइज आपको रेशियो से करना पड़ेगा, वो मुझे इच्छा नहीं बताने की। ये थे सेटसल के पेपर में पूछे हुए सवाल सारे के सारे, इनमें एक भी सवाल चैलेंजिंग नहीं था, ठीक है। ये इजी पेपर आएगा, मॉडरेट भी नहीं है, इजी पेपर के की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। आप चाहते हो कि आप ऐसे एग्जाम में इसका लेवल अगर 3 गुना भी कर दिया जाए तो भी 30 के 30 सवाल सही करके आओ, तो आप कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारा जो नया लाइव बैच शुरू होने वाला है साल 2024 का पहला फर्स्ट लाइव बैच, बड़े मन से मैं इसको पढ़ाना शुरू करने वाला हूं। 22 जनवरी से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगे और 17 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। आप इस बैच में एनरोल करो। 22 तारीख से हम पढ़ना शुरू करेंगे और 2024 में और 2025 में जितने भी होने वाले एग्जाम हैं सभी को टारगेट के में रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पेपर आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करें जो बच्चे बेसिक से गणित पढ़ना चाहते हैं हाई लेवल तक, है ना। प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस के साथ साथ सब कुछ आपको यहां पे करने को मिलेगा, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं इस वीडियो में मेरे दोस्तों। किसी सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद भाई।